मूवी की शुरुआत में हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं। यहाँ हमें मूवी के दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखते हैं, जिसमें एक क्लीटस कैसिडी होता है और दूसरी फ्रांसिस बैरिसन होती है। ये दोनों अलग अलग रूम में बैठे होते हैं और ये जगह मेंटल इंस्टीट्यूट के वार्ड जैसा लग रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रांसिस काफी डरी होती है। क्लीटस उससे पूछता है कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा। तब फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और मैं एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही हूँ और मैं बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि वे लोग मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले हैं। तब क्लीटस उसे तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और क्लीटस कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम उन लोगों की इकलौती उम्मीद हो और वो तुम्हें खुद से अलग नहीं करेंगे। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और फ्रांसिस को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देखकर क्लीटस को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ भी लोग फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं तो उधर क्लीटस गुस्से से अपने हाथ को विंडो में मार रहा होता है। वे लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट जगह ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में फ्रांसिस अपनी आवाज की शक्ति की मदद से वहां से भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस के पास ऐसी आवाज की शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। फ्रांसिस की आवाज की शक्ति की वजह से पुलिस वैन पलट जाती है और इस आवाज का असर वहां पर बैठे पुलिस ऑफिसर पर भी होता है। ये इस वजह से पुलिस वाले घबरा कर फ्रांसिस पर गोली चलाते हैं और गोली फ्रांसिस की आंख में लग जाती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस गाड़ी से बाहर गिर जाती है और पुलिस वालों को लगता है कि फ्रांसिस मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं होती है, वो अभी तक जिंदा होती है। इसके बाद हम फ्रांसिस को एक असाइलम में देखते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होती है जो फ्रांसिस के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देता है। न्यूज़पेपर में एक खबर छपी होती है कि क्या क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा होनी चाहिए। असल में क्लीटस कैसिडी एक सीरियल किलर होता है, लेकिन कुछ खास सबूतों के ना होने के कारण उसकी सजाए मौत बीच में रुकी होती है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि ये न्यूज़ किसी और ने नहीं बल्कि एडी ने छपवाई होती है और यहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस को कहती है कि क्लीटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा ही होनी चाहिए। अगले सीन में हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो एडी के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पर एडी डिटेक्टिव से कहता है कि मेरा क्लीटस से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि क्लीटस सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तब एडी पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या बात है जो मुझसे बात करना चाहता है। तब डिटेक्टिव कहता है कि जरूर कुछ डेड बॉडी से रिलेटेड बातें होंगी जो वो तुम्हें बताना चाहता है। तुम्हें जाकर एक बार उससे बात जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर एडी की बॉडी से वेनम बाहर आता है और डिटेक्टिव को खाने ही वाला होता है। तभी एडी वेनम को रोक लेता है और एडी और वेनम वॉशरूम में चले जाते हैं और वे अंदर बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अंदर बैठी एक लेडी डिटेक्टिव उनकी बातें सुन रही थी। इन बातों में वेनम एडी से कहता है कि तुम्हें सिटी के अंदर जाकर सिटी को बचाना चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठकर बात करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, वेनम एक एलियन होता है जो एडी की बॉडी में रह रहा होता है और यहाँ पर वेनम एडी की इंसल्ट करता है। तब एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, तो कम से कम इस बात की तो इज्जत रख लो। इसके आगे एडी यानी वेनम क्लीटस से मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद एडी क्लीटस से मिलने के लिए जेल में जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच बातें होती हैं। यहाँ पर एडी क्लीटस से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब क्लीटस कहता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के लिए एक न्यूज़ छापनी है और मैं इसके बदले में मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू में मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट बता दूंगा, आखिर मैंने कितने मर्डर किए हैं और इनके पीछे क्या राज है और वो डेड बॉडी कहाँ पर है। तब एडी उससे पूछता है कि आखिर तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। तब जवाब में क्लीटस एडी से कहता है कि बिकॉज आई लव यू। अब यहाँ पर क्लीटस एडी को वही न्यूज़ पॉइंट करने को कहता है जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पड़ी होती है और जब एडी वहां से जाने लगता है तब क्लीटस उसे रोक लेता है और एडी का ध्यान दीवार पर जाता है। दीवार पर कुछ मैसेज लिखे होते हैं और कुछ कवरें भी बनी होती हैं, जिसे देखकर एडी वहां से निकल जाता है और जाते जाते क्लीटस एडी को कहता है कि प्लीज मुझे भूल मत जाना। और जब एडी बाहर आता है तब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्लीटस ने क्या कहा, जिस पर एडी सारी बात छुपाते हुए उससे कहता है कि अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन मेरी इंक्वायरी अभी तक जारी है और वैसे भी इस तरह की चीज़ों का पता लगाने में टाइम तो लगता ही है। फिर एडी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल जाता है और घर आने के बाद वेनम एडी की हेल्प करता है और एडी को बीच की एक लोकेशन बताता है जहां पर क्लीटस ने सभी डेड बॉडी को छुपा कर रखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसने सभी डेड बॉडी को छुपा कर रखा होता है जिन्हें क्लीटस ने ही मारा था। इसके बाद सभी रिपोर्टर एडी से बात करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी क्लीटस से दोस्ती हो गई है, जो उसने सारे सीक्रेट तुम्हें बता दिए कि उसने सभी डेड बॉडी को कहाँ छुपाया था, क्योंकि क्लीटस से केवल तुम ही मिले और तुम्हारे मिलने
मिलने के बाद ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। और जब ये इंटरव्यू डिटेक्टिव देखता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस बारे में एडी ने उसे कुछ नहीं बताया होता है, बल्कि उसे सारी बात छुपा ली। और इतना बड़ा राज खुलते देख उसे शौक तो लगना ही था। यहाँ पर सारे एविडेंस मिलने की वजह से क्लीटस को सजाए मौत हो जाती है, क्योंकि ये न्यूज हर जगह फैल जाती है और फ्रांसिस को भी इस न्यूज का पता चल जाता है। ये न्यूज पता चलने पर फ्रांसिस बहुत दुखी होती है और उधर क्लीटस को भी ऐसा लगने लगता है कि उससे एडी ने धोखा दिया है। तो इस वजह से इस सब का जिम्मेदार वो एडी को मानता है, क्योंकि इस न्यूज के छपने की वजह से एडी रातों रात फेमस हो जाता है। इसके बाद वेनम एडी को कहता है कि हम मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे, और वो एडी को ये भी कहता है कि मैं मुर्गियां खा खा कर तंग आ चुका हूँ, अब मैं इंसानों का भेजा खाना चाहता हूँ। तब एडी वेनम से कहता है कि अभी हम क्लीटस के केस में उलझे हुए हैं, तो समझदारी इसी में है कि हमें और कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। और अगर किसी आदमी की मौत हो जाती है या फिर कोई गायब हो जाता है तब FBI का सीधा सर हमारी ओर होगा, इसलिए हमें इस टाइम किसी मैटर में नहीं फंसना है। और इसी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और वेनम एडी को बुरा भला कहने लगता है। तब यहाँ पर एडी वेनम से कहता है कि प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट किया करो। इसके बाद एडी एक शॉप पर जाता है, फिर पोल्ट्री फार्म में जाता है। पोल्ट्री फार्म में आते ही वेनम मुर्गियाँ खाने लगता है, और खाना खाने के बाद वे दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक चोर एक लेडी को परेशान कर रहा होता है और उस लेडी से पैसे छीन रहा होता है। तब एडी वेनम को इस मामले में उंगली करने को मना करता है, लेकिन वेनम नहीं मानता और वो उस चोर को खाने ही वाला होता है। तब एडी वेनम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उसे मत खाओ। तब वेनम चोर को छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एडी के पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एन का कॉल आता है और वो एडी से मिलने को कहती है। तब एडी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो दोनों मिलते हैं तब वेनम एडी से अंदर ही अंदर बात कर रहा होता है, तो ये देखकर एन को पता चल जाता है कि एडी अंदर ही अंदर वेनम से बात कर रहा है। तब एन एडी से पूछती है कि क्या वेनम अभी भी तुम्हारे साथ है। तब एडी कहता है कि वेनम मर चुका है। इसके बाद एन एडी को बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देखकर एडी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तब एन एडी से कहती है, हाय वेनम, कैसी हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम भी एडी के अंदर हो, तो इसलिए प्लीज़ एडी का ख्याल रखना। ये सुनकर एडी काफ़ी हैरान हो जाता है और बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर वेनम एडी को समझाता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो बड़े कामों के लिए बने हैं। तब एडी उससे कहता है कि तुम्हें अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेनम खुद ही अपना खाना बना रहा होता है। यहाँ पर वेनम एडी को एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रेकफास्ट लेने को कहता है, क्योंकि जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम भी भूखा रहेगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उनके पास कोई लेटर आया होता है, और ये लेटर क्लीटस का होता है, जिसमें क्लीटस एडी को कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा हो रही है। और साथ ही साथ क्लीटस अपने बुरे कर्मों के बारे में एडी को बता रहा होता है कि अगर मैं पैदा नहीं होता तो मेरी ग्रैंड मदर को कौन मारता, और मेरी मदर को बाथ टब में डुबोकर कौन मारता। इसका मतलब ये था कि क्लीटस ने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा था। तब क्लीटस ने उसमें ये भी लिखा होता है कि ये सब होने के बाद मुझे मेरे फादर ने एक ऑर्फनेज में भेज दिया था, और वहाँ के बच्चे भी मुझे मारा करते थे। लेकिन फिर मैं वहाँ फ्रांसिस से मिला, जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास वोकल पावर थी, और यहाँ पर हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई और हमारी दोस्ती हो गई, और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और एडी, अब मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब एडी उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है। यहाँ पर क्लीटस एडी को बताता है कि मैं हमेशा से ही फैमिली के लिए तरसता रहा हूँ, जिस पर एडी कहता है कि हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और मदर को मारने के बाद ऐसा तो होना ही था। यहाँ पर क्लीटस उससे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हो गई तो मेरी मौत के लिए तुम जिम्मेदार होगे, और साथ ही साथ एडी को ये भी कहता है कि एडी, तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। असल में ये क्लीटस की एक चाल होती है, क्योंकि वो एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से वेनम को उस पर गुस्सा आने लगता है। तब वेनम एडी के पेट से बाहर निकलकर उसको मारने लगता है, लेकिन इसी बीच क्लीटस एडी के हाथ में काट लेता है। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और उनकी लड़ाई को छुड़वाता है। इसके बाद जब एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लीटस उससे कहता है कि खून का टेस्ट मैंने पहले भी किया है, लेकिन तुम्हारा खून बिल्कुल अलग है। तभी हम देखते हैं कि क्लीटस ने जब एडी के हाथ में काटा था तब उसके सिम्ब्यूट का थोड़ा सा पार्ट क्लीटस के अंदर ही रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एडी अपने घर पहुंच जाता है तब वेनम उससे माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर एडी उसे समझाता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुमने क्लीटस को मार दिया होता तो उसके खून का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता। फिर इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। यहाँ पर वेनम एडी को कहता है कि तुम एक लूजर थे, फिर मैंने तुम्हें बचाया और एक नई पहचान दी, और जब से क्लीटस का केस तुम्हारे पास आया तब से तुम बहुत फेमस हो गए हो। ये सुनकर एडी को बहुत गुस्सा आता है। तब एडी वेनम को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर वेनम को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में तोड़फोड़ करने लगता है। फाइनली वेनम एडी की बॉडी से निकलकर घर छोड़ के जाने लगता है, और जाने से पहले वेनम एडी की बाइक को तोड़ देता है। और अगले सीन में हम क्लीटस को देखते हैं जिसे सजाए मौत सुना दी जाती है। ये लोग क्लीटस को इंजेक्शन लगाकर मारने वाले
वाले होते हैं कि इंजेक्शन की वजह से वो छोटा सा सिम्बियोट क्लीटस की बॉडी से कनेक्ट कर जाता है और क्लीटस की बॉडी में एक नया सिम्बियोट बन जाता है जो होता है द कार्नेज। ये कार्नेज काफी बड़ा और भयानक बन जाता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और देखते ही देखते कार्नेज सभी पुलिस वालों को मार देता है और सभी कैदियों को जेल से भगा देता है। फिर एडी को टीवी के द्वारा पता चलता है कि क्लीटस जेल से भाग चुका है। ये जानकर एडी काफी परेशान हो जाता है। तभी वो डिटेक्टिव एडी से मिलने आता है और वो डिटेक्टिव उस सब का रिस्पॉन्सिबल एडी को ठहराता है। तब एडी कहता है कि नहीं, मैं तो खुद नहीं जानता कि क्लीटस जेल से कैसे भाग गया, इसलिए इस सब का रिस्पॉन्सिबल तुम मुझे नहीं ठहरा सकते। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि क्लीटस केवल तुमसे ही मिला है, क्या पता तुमसे आजाद करने में तुम्हारा ही कोई मास्टर प्लान हो। और उधर हम देखते हैं कि वेनम एक एक करके बॉडी को चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसे अपना सुटेबल बॉडी नहीं मिल रही होती। तभी वेनम एक लड़की की बॉडी में जाता है। फिर एक पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखे होते हैं। तो पार्टी में सभी को लगता है कि वेनम ने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है जिससे वो काफी हैंडसम लग रहा होता है और काफी बड़ा भी। तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर हम क्लीटस को देखते हैं जो एक गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है। अब कार्नेज क्लीटस से बात करता है कि और कहता है कि अभी तक दुनिया में एक और सिम्बियोट है जो वेनम है। अगर हम वेनम को खत्म कर दें तो दुनिया पर हमारा राज होगा। इस पर क्लीटस कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी पार्टनर फ्रांसिस को आजाद करवाना है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और उधर हम देखते हैं कि वेनम पार्टी में काफी एंजॉय कर रहा होता है और यहाँ पर वेनम एक स्पीच भी देता है, लेकिन वेनम एडी को काफी मिस कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एडी एक ऑर्फनेज में पहुंचता है जहाँ पर उसे एक पेड़ पर CK+FV लिखा होता है। अब एडी डिटेक्टिव को कॉल करके बताता है कि मैं उस ऑर्फनेज में हूँ जहाँ पर क्लीटस रहता था। तब डिटेक्टिव उससे FV का मतलब पूछता है तो एडी उसे बताता है कि FV का मतलब फ्रांसिस बैरिसन है। तब डिटेक्टिव एडी को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है जहां डिटेक्टिव ने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, लेकिन डिटेक्टिव को ये पता नहीं होता है कि फ्रांसिस अभी तक जिंदा है या नहीं। और उधर क्लीटस एक शॉप में जाता है और शॉप के ऑनर को मार देता है और लैपटॉप को हैक करके फ्रांसिस की लोकेशन को भी पता कर लेता है और वहां पहुंचकर क्लीटस वहां के डॉक्टर को मार देता है और फिर वो फ्रांसिस को सामने आता है और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर क्लीटस कार्नेज की मुलाकात फ्रांसिस से करवाता है। इसके बाद क्लीटस फ्रांसिस के साथ गाड़ी में बैठकर भाग जाती है और फिर पुलिस उनके पीछे लग जाती है। तभी कार्नेज बाहर आता है और सभी पुलिस की गाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है और सभी पुलिस वालों को मारने लगता है। और उधर वेनम एक बॉडी के द्वारा शॉप में पहुंच जाता है और वहां उससे खाने के लिए चॉकलेट मांगा क्योंकि वो एडी को छोड़ने के बाद काफी दिनों से भूखा था। और उधर पुलिस एडी को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को लग रहा होता है कि कल रात जो अटैक हुआ है उसके पीछे एडी का हाथ है, क्योंकि पुलिस को एडी के घर के पास पहले भी एक बिना सर की बॉडी मिली थी। डिटेक्टिव एडी को सब कुछ सच सच बताने को कहता है। तब एडी कहता है कि जब तक मैं एक फोन कॉल नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तब एडी एन को कॉल करता है। तब एन एडी से मिलने आती है। तब एडी एन से कहता है कि सिटी में जो भी हादसे हो रहे हैं उसके पीछे क्लीटस का हाथ है। एक अननोन पावर जिसने एक सिम्बियोट को पैदा कर दिया है। और एडी ने एन को बताता है कि वेनम और मैं एक साथ नहीं है, तो तुम पहले वेनम को ढूंढो क्योंकि वेनम ही है जो कार्नेज को हरा सकता है। तब वैन उस शॉपकीपर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने वेनम को देखा है। तब उससे पता चलता है कि वेनम शॉपकीपर की बॉडी के अंदर ही छिपा होता है। और वेनम एन से कहता है कि मैं एडी से बहुत नाराज हूँ। तब एन वेनम से कहती है कि एडी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर क्लीटस और फ्रांसिस पूरे शहर में तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं, जहाँ पर कार्नेज क्लीटस की बॉडी से बाहर निकलकर कहता है कि उसका अगला शिकार वेनम है, यानी कि एडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेनम एन की बॉडी में आकर एडी से मिलने आता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब एडी वेनम से अपने अंदर आने को कहता है, लेकिन वेनम एडी से पहले माफी मांगने को कहता है। तब एडी को वेनम से माफी मांगनी पड़ती है। तब वेनम एडी की बॉडी के अंदर आता है। उधर डिटेक्टिव को रास्ते में क्लीटस मिल जाता है। तब क्लीटस डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। जब फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है तब वहां उसे एन की रिंग मिलती है और उसे एन की फोटो भी मिल जाती है। तब वो एन को पकड़ लेती है। फिर डॉक्टर एडी को फोन करके बताता है कि एन को कोई पकड़कर ले गया है। इसके आगे हम देखते हैं कि क्लीटस और फ्रांसिस एक चर्च में शादी कर रहे होते हैं। तभी वहां वेनम पहुंच जाता है। जब क्लीटस के अंदर से कार्नेज बाहर आता है तब वेनम डर कर एडी की बॉडी में वापस चला जाता है। तब एडी कहता है कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, जल्दी बाहर आ जा। तब वेनम कहता है कि ये कार्नेज है, ये बहुत शक्तिशाली और चालाक होता है। तब एडी कहता है कि तू बाहर आकर जिसे चाहे खा सकता है। ये सुनकर वेनम तुरंत बाहर आ जाता है। इसके बाद कार्नेज और वेनम में फाइट होने लगती है। कार्नेज वेनम पर भारी पड़ने लगता है। तभी फ्रांसिस तेजी से चीखती है। तब कार्नेज और वेनम तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तभी डॉक्टर कार्नेज पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। तभी वहां पर एक घंटा बजने लगता है जिसकी आवाज के कारण दोनों सिम्बियोट अपने अपने होस्ट की बॉडी से बाहर आने लगते हैं। तब आवाज़ बंद हो जाती है। तब ये वापस सिम्बियोट बाहर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वेनम पत्थरों के नीचे दब जाता है
और तब वेनम एडी से कहता है कि हम हार जाएंगे, कार्नेज मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। कार्नेज एन को पकड़ लेता है और वह फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है क्योंकि फ्रांसिस की सोनिक पावर उसको परेशान कर रही होती है। कार्नेज फ्रांसिस को बेहोश कर देता है। तब क्लीटस कार्नेज को अपनी बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्नेज उसे अपनी बॉडी से अलग नहीं होने देता है। उधर वेनम अपने ऊपर से पत्थरों को हटा देता है। फिर ये दोनों काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं। कार्नेज ने एन को पकड़ रखा होता है और वेनम के पास एक रॉड होती है जिसे वो कार्नेज के सर में घुसा देता है और एन कार्नेज के हाथ से गिर जाती है। तब वेनम एन को सही समय पर पकड़ लेता है। तभी वहाँ कार्नेज आ जाता है और वो वेनम को मारने लगता है। तब कार्नेज वेनम से कहता है कि हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा रहेगा। तभी फ्रांसिस जाग जाती है। तब वेनम फ्रांसिस को नीचे गिरा देता है। तब नीचे गिरते हुए फ्रांसिस बहुत तेज से चीखती है। तब दोनों सिम्बियोट अपने अपने होस्ट की बॉडी से अलग हो जाते हैं। कार्नेज दोबारा क्लीटस की बॉडी में जाने लगता है। तब वहाँ वेनम आता है और वो कार्नेज को खा जाता है। इसके बाद वेनम क्लीटस का भी भेजा खा जाता है। फिर एडी एन को डॉक्टर के साथ भेज देता है। फिर हम एडी और वेनम को एक किनारे पर बैठे देखते हैं। फिर अगले सीन में हम एडी को एक कमरे में देखते हैं जहां पर वेनम और एडी आपस में बात कर रहे होते हैं। तब टीवी में हमें स्पाइडरमैन दिखता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।